नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान एक बार फिर इस पटल पर आपके सामने एक खास कार्यक्रम लेके आई हूँ। जिंदगी के रंग तेरे साथी मेरे, जिंदगी के रंग कई रे। जी हाँ, जिंदगी के कई रंग होते हैं और हम आपके लिए उसी में से एक खास रंग के बारे में बात करने के लिए आए हैं। लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पटल से हम आपके लिए ये नाटक लेकर आ रहे हैं और ये एक ऐसा मंच है जहाँ से हम अक्सर आपके लिए काव्य गोष्ठी, पुस्तक विमोचन, पुस्तक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। आज हम ऑनलाइन नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं और मेरे साथ हैं रश्मि साबले, जो हमारे साथ पूना से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि। और रश्मि साबले आज का मुख्य किरदार निभा रही हैं और मैं इस कहानी की सूत्रधार हूँ। ये कहानी मैंने ही लिखी है और इसकी पटकथा भी मैंने लिखने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक आपको बहुत पसंद आएगा। और छोटा-सा परिचय मैं रश्मि के बारे में बताना चाहूँगी। रश्मि हमारे साथ पूना से जुड़ी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, या ये कहना सही रहेगा, ये पढ़ाई इन्होंने जो करी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी और थिएटर आर्टिस्ट और कवित्री हैं। ये इनकी खुशी है कि ये आर्टिस्ट का रोल निभाती हैं। इनका एक रंगमंच है और इनको पिछले 15 साल से थिएटर का एक्सपीरियंस भी है। तो बहुत-बहुत स्वागत है रश्मि आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए भी है, जो हम नाट्यवाचन के द्वारा आपको बताने वाले हैं, वो घर-घर की कहानी है। खासकर जहाँ पर ब्याह लायक लड़की हो। ऐसे किस्से, ऐसी वारदातें और ऐसी बातचीत लड़के वाले लड़की वालों के घरों में अक्सर होती है। हम वही आपके समक्ष पेश करने वाले हैं और आप सब इस कहानी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हर माता पिता बेटी के सुखमय जीवन की कल्पना करते हैं और किसी संपन्न परिवार में योग्य वर से उसका ब्याह करना चाहते हैं। हमारे साथ जूही जुड़ गई हैं, नीलम भी जुड़ी हुई हैं और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में लड़की की शादी निपटाने की धारणा ऐसी जड़ें पकड़े है कि ये प्रतीत होता है कि वैवाहिक जीवन के अभाव में लड़की के विकास के अन्य मार्ग जैसे अवरुद्ध हो जाते हैं और विवाह बंधन में बंधते ही यूं लगता है कि माता पिता के सिर से मनोबोझ उतर गया हो और लड़की को अनंत विश्रांति मिल गई हो। बहुत जगह तो लड़की की शादी के बाद माता पिता गंगा नहाने चले जाते हैं। आखिर लोग ये क्यों नहीं समझते कि लड़की का अपना भी कोई वजूद होता है। नारी से घर संसार है, लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जन्मदात्री होकर भी अपने अस्तित्व की तलाश ताउम्र करती रहती है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, लेकिन शादी की उम्र की दहलीज पर खड़े होकर ये संभव नहीं हो पाता। लोग उसके शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आज हम जो कहानी आपके लिए लाए हैं, उस कहानी की मुख्य किरदार एक लड़की है, जिसका रंग गोरा नहीं, सांवला है, जो अपनी जिंदगी में हो रहे हर खूबसूरत लम्हे को अपनी डायरी में लिखती है। और वो डायरी मेरे हाथ लग गई और उसमें जो भी बातें उसको खुशी देती थी या दिल दुखाती थी, सब पन्नों पर उतारती थी। डायरी लिखने वाली लड़की का नाम है श्वेता। ये हमारी श्वेता हमारे साथ में बैठी हैं और डायरी के शुरू के पन्नों पर कविताएं और गजलें लिखी मिली मुझे। डायरी पढ़कर ऐसा लग रहा था कि श्वेता पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रवीण रही होगी।
जब भी उसे कहीं सम्मान मिलता या कोई पुरस्कार मिलता, उसका विवरण विस्तार पूर्वक वो अपनी डायरी में करती। डायरी के अधिकांश पन्नों पर खुशी की लहर नजर आ रही है और एक कोमल हृदय में उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने की इच्छा भी दिख रही है। लेकिन सांवले रंग को लेकर अक्सर वो खुद को अन्य लड़कियों से अलग महसूस करती है। लेकिन नारी खूबसूरती में लिपटा लिबास नहीं, बल्कि अंतर्मन की सौंदर्यता का पवित्र नाम है। नारी हर रूप में बेहद खूबसूरत है, चाहे श्वेत रंग हो या श्यामल रंग, हर रूप में अद्वितीय लगती है। तो आइए मिलते हैं इस नाटिका की मुख्य किरदार श्वेता से। बचपन की गलियों से गुजरकर अब मैं जवानी की दहलीज पर खड़ी हूं। लड़कियों को सजते संवरते देखकर मेरे मन में भी अनेक विचार आते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं भी श्रृंगार करूं, कोई मेरी भी तारीफ में चंद शब्द कहे। लेकिन आईने के सामने खड़े होते ही अपना सांवला रंग देखकर ये विचार त्याग देती हूँ। मेरा नाम श्वेता जरूर है, लेकिन गोरे रंग से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मेरा रंग सांवला है, इसलिए मम्मी मुझे अक्सर प्यार से सलोनी कहती है। अरे, बहुत प्यारा नाम है और तुम्हारी मम्मी सही कहती हैं। तुम बहुत सुंदर और सलोनी हो। बिल्कुल सही नाम रखा है तुम्हारी मम्मी ने। मुझे अपने रंग से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कॉलेज में मेरी सहेलियां खूब बन ठन कर आती हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन सजने संवरने का करने लगा। तो तुम सजा संवारा करो। तुम्हारा मन करता है सजने का, संवरने का, तो ज़रूर करो बेटा। तुम अपनी इच्छा को मन में नहीं मारो। लेकिन जब कभी खुद को आईने में देखती हूँ, तो न जाने क्यों मन में विचार आता है कि अगर मैंने श्रृंगार किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर अपना मन मार कर रह जाती हूँ। इसलिए बहुत रंगीन और तड़क भड़क वाले कपड़े कभी नहीं पहनती। अरे बेटा, जो लोग मन से अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें बाहरी रूप सजाने की आवश्यकता होती है। तुम दुनिया की परवाह क्यों करती हो? मुझे तो तुम पर बड़ा गर्व है कि तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की शायद ही कोई रिश्तेदारी में होगी या जान पहचान में होगी। तुम तो करोड़ों हीरो में एक नायाब सा कोहिनूर हो। तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है बिटिया रानी। जानते हैं आप एक दिन जानते हैं एक दिन क्या हुआ? माँ ने मुझे आईने के सामने खुद से बातें करते हुए सुन लिया। मम्मी मेरे मन की बात समझती हैं और माँ मुझसे बोली, अरे कान्हा भी तो सांवले थे, लेकिन कितने मनमोहक थे। तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ, इसी रंग की वजह से तुम्हारी झील सी गहरी कजरारी आंखें तुम्हारे चेहरे पर बेहद आकर्षक लगती हैं। गोरे रंग पर ये आंखें इतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी सांवले रंग पर लगती हैं। हाँ श्वेता, तुम्हारी मम्मी एकदम सही कहती हैं। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा सांवला रंग तुम्हारे चेहरे की रौनक बढ़ाता है। गोरा रंग उतना मनमोहक नहीं लगता जितना श्यामल रखता है। तुम अपने रंग और आंखों के बारे में सोचो और ये समझ लो कि तुम अपने पापा मम्मी की प्यारी सी परी हो और परियों का जो मन करता है वो कर लेती है। इसलिए तुम भी अपने मन की करो। और हाँ, सच संवर कर अपना प्यारा सा मुखड़ा अपने पापा मम्मी को जरूर दिखा देना, भूलना नहीं। आपकी बात सुनकर मेरा मन ऐसे खिल उठा जैसे फागुन के आते ही सुनहरी धूप से मन का आंगन खुशी से झूम उठता है और चारों ओर हर्ष के पराग बिखर जाते हैं। जानते हैं, मैं अपने रंग रूप से या उसकी वजह से ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अपने मन के कपड़े पहनूंगी और थोड़ा सा मेकअप भी कर लूंगी। ठहरिए, थोड़ी देर में मैं तैयार होकर आती हूँ।
चलिए देखते हैं कि क्या पहनकर आने वाली है और कैसी लगेगी। मैं जानती हूँ बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, मैं कैसी लग रही हूँ आज। मैंने वही कपड़े पहने जो मेरे पापा मम्मी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर 2 साल पहले खरीदवाए थे। आज पहली बार मैंने पहने हैं। बताइए कैसी लग रही हूँ। मेरी लाडो तुम बहुत अच्छी लग रही हो और इसी खुशी में तुम फटाफट फटाफट जो मन में आ रहा भाव बोले चली जा रही हो। अरे सांस लो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और बहुत ही सुंदर दिख रही हो। तुम ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े पहना करो और मेकअप जरूर किया करो जैसे बाकी तुम्हारी सहेलियां करती हैं, समझी? अब मैं औरों की परवाह किए बगैर अपने मन के कपड़े पहनूंगी, मेकअप भी करूंगी और बड़े बड़े कान में झाले झुमके पहनूंगी जैसे आजकल लड़कियां पहनती हैं। जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूंगी। हमेशा मलतास की तरह हर स्थिति में खिलखिलाया करूंगी। वाह, बहुत खूब। समय अपनी गति से चलता रहा। श्वेता ने 1 साल पहले बीएफए करके एमएफए में दाखिला लिया। कल एमएफए के पहले साल का नतीजा आया और उसने पहले साल में टॉप किया हमेशा की तरह। पढ़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी कि उसके जीवन में एक नए मोड़ की तैयारी शुरू हो गई। बड़ी अम्मा यानी कि श्वेता की दादी ने उसकी शादी को लेकर घर के सब लोगों पर जोर डालना शुरू कर दिया। श्वेता की दादी उसके पापा से कहती कि लड़की की शादी ढूंढते ढूंढते लोगों के जूते घिस जाते हैं और तुम हो कि तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। खासकर जब अपना सिक्का खोटा हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो। श्वेता की दादी उसके सांवले रंग को लेकर उसे खोटा सिक्का कह रही थी। एक दिन श्वेता के पापा ने अपनी माँ से कहा, अरे अम्मा, मुझे श्वेता पर बड़ा नाज है। मेरी बेटी बड़ी होनहार और पढ़ी लिखी है। इसकी शादी की मुझे कोई चिंता नहीं है। देख लेना, किसी अच्छे खानदान में जाएगी और अच्छे लड़के से इसका विवाह होगा और ससुराल वाले इसे बहू बनाकर नाश करेंगे। अम्मा, अम्मा, श्वेता का रंग उजला नहीं तो क्या हुआ? हमारी श्वेता हर काम में सर्वगुण संपन्न है। उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दो अम्मा, वो कुछ बनना चाहती है, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। अब ये सब बात सुनकर बड़ी अम्मा बड़बड़ाती हुई आंगन से अपने कमरे की ओर चल दी। ना जाने कब अकल आएगी इन दोनों को। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन शादी ब्याह के मामले में दोनों मियाँ बीवी की बुद्धि एकदम भ्रष्ट है। लेकिन बड़ी अम्मा के बार बार कहने पर श्वेता के पापा मम्मी को शादी की तो चिंता होने लगी। और बहुत ही साधारण सी बात है, जब बार बार कोई कहेगा तो मन में अनेक विचार आने शुरू हो जाएंगे। रिश्ते के बारे में घर में बातें होने लगी और बातें होते देखकर श्वेता के मन में भी कुछ विचार आने लगे। वह भी सोचने लगी, आखिर नारी जीवन धान की पौध समान क्यों है? एक ऐसी पौध जिसका बीज किसी और जगह लगाया जाता है और जैसे ही पौध जड़ें पकड़ने लगती है उसे अन्य खेत की मिट्टी में रोप दिया जाता है। ऐसी ही नियति लड़की की होती है। जन्म कहीं लेती है और थोड़ी बड़ी होते ही विवाह बंधन में बांध दी जाती है ना? कितना सही लिखा है, कितना सही कहा श्वेता ने। शायद हर लड़की के मन में ये विचार आते ही होंगे। अब हम दूसरे सीन की तैयारी करते हैं, जहां लड़के वाले लड़की को देखने आए हैं। आज श्वेता को लड़के वाले मिलने आए हैं, उसको जांचने परखने आए हैं। अनजान लोगों के बीच एक नुमाइशी खिलौने की तरह बैठा दी गई श्वेता। लड़का और उसकी माँ दोनों उसे नीचे से ऊपर तक घूर रहे हैं।
कितने घटिया लोग हैं। हमारे समाज में विवाह से पूर्व लड़की को देखने की प्रथा बड़ी विचित्र है। यूं लगता है जैसे लड़की नहीं, चिड़ियाघर के किसी जानवर को अनजान लोग घूर रहे हों। एक कोमल हृदय लड़की को अपरिचित लोगों के बीच में बैठा देना कितनी अनोखी बात है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि उन अनजान लोगों को टिप्पणी करने का पूर्ण अधिकार मिल जाता है। अरे भाई, आप लड़की को जानते नहीं, देखने आए हैं और उसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार आपको मिल गया। ये बहुत गलत हमारे समाज में चल रहा है। श्वेता का परिचय कराया गया। उसके पापा ने बड़े गर्व से लड़के और उसकी माँ से कहा, मिलिए हमारी बेटी श्वेता से। हमारी बेटी बहुत होशियार है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर काम में निपुण है। लेख और कविताएं तो ऐसे लिखती है कि मन में विचार आया और पन्ने पर पन्ने उसने लिखने शुरू कर दिए। और अक्सर उसकी कहानियां और कविताएं पत्रिका में छपती हैं। गाना भी बहुत अच्छा गाती है, शास्त्रीय संगीत में विशारद किए हुए है। जब पापा ने मेरी तारीफ की तो जानते हैं आप लोग, ये लड़के की माँ खुश होने की बजाय क्या बोली? देखिए भाई साहब, लड़की की परवरिश में सबसे जरूरी है घर और गृहस्थी। आप उसकी कविता लेखन की तारीफ कर रहे हैं? अरे कविता कोई साग सब्जी है जो कि है, या साग सब्जी की तरह उसे पकाया और सबको खिला दिया? इस पर श्वेता के पापा जानते हैं क्या बोले? श्वेता के पापा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी लड़की वाले थे, तो इसलिए सहजता से उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा, अरे बहन जी, आप गलत सोच रही हैं और गलत समझ रही हैं। ये घर के काम काज में बहुत निपुण है। और ये समोसे उसी ने बनाए हैं, चंदू हलवाई से हमने नहीं मंगवाए हैं। और हमारे घर की दीवारों पर जो भी चित्र आप देख रही हैं, सुशोभित हैं, वो सभी हमारी श्वेता ने बनाए हैं। जब भी इस शहर में शास्त्रीय संगीत का कोई भी कार्यक्रम होता है, उसके सुरीले गायन के लिए उसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ गायन के लिए बुलाया जाता है। तो ये तो लड़की के पापा ने लड़के की माँ से कहा। अब ये सुनते ही आप जानते हैं क्या हुआ? लड़के की माँ ने फटाक से बात काट दी और बोली, अरे सुनिए भाई साहब, हमें किसी महफिल में गाना वाना नहीं गवाना है जो आप बड़े गर्व से उसके संगीत की तारीफ किए चले जा रहे हैं। अरे भाई, लड़की के ना पाँव होते हैं कि वे धरती पर खुद अकेले चल सके, और ना ही पंख होते हैं जो खुले आसमान में उड़ सके। जिस खूंटे से बांध दिया जाता है उसी जगह जीवन बिताना पड़ता है। हमने भी तो वही किया है। अगर हाँ, एक बात है, अगर आप कुछ लेन देन यानी कि दहेज के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बात करें तो हम रंग रूप को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। श्वेता जो अब तक नुमाइश का नमूना बनी बैठी थी, चुपचाप बातें सुन रही थी, अपनी दादी और पापा के बदलते हाव भाव देख रही थी। श्वेता ने देखा कि उसकी दादी लड़के की माँ की बातें सुनकर एकदम आग बबूला हो रही थी। एकाएक श्वेता बोली, माफ करिएगा, प्लीज माफ करिएगा, आप लोग बहुत दूषित सोच रखते हैं। और जहां सरस्वती की जानते हैं जब श्वेता ये बोलने लगी तो उसने पहले इसकी इजाजत अपनी दादी से ली और बोली, दादी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। दादी जो अभी तक आग बबूला बैठी थी बोली, हाँ बेटा, बोलो बोलो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है जरूर बोलो। तो फिर श्वेता बोली, आप लोग बहुत दूषित सोच रखते हैं। जहां सरस्वती की देवी का अपमान हो, उस घर से मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना है। आपकी सोच छोटी ही नहीं, बहुत घटिया है। मेरे परिवार वालों ने मेरी बहुत बढ़िया परवरिश की है।
न केवल अच्छे संस्कार दिए हैं, उन्होंने लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं माना। जिस तरह उन्होंने मेरे भाइयों की परवरिश की है, उसी तरह मुझे भी उड़ने के लिए खुला आसमान दिया है और पंख भी लगाए हैं। मेरे मन के मौसम में आशा के सूरज चमकते हैं और आत्मविश्वास का चांद मुस्कुराता है। श्वेता ने अपने मन में चल रहे भाव लड़के वालों के सामने रख दिए और उसकी दादी ने भी लड़के वालों को आड़े हाथों लिया और वो बोली, आपको श्वेता के रंग पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? आपने अपने बेटे का रंग देखा है? श्वेता के रंग से भी ज्यादा गहरा है, लेकिन हमने इनके रंग के बारे में तो कुछ भी आपसे नहीं कहा। आपकी बेसिर पैर की बातें हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। हमें आपके घर में रिश्ता नहीं जोड़ना है। आप चाय पीकर जा सकते हैं। श्वेता ने लड़के की माँ की ओर देखा और दादी और श्वेता की आंखों आंखों में बात हुई और श्वेता ने कुछ कहा। सुनिए क्या कहा श्वेता ने। मेरा परिचय। अभी तो तुम्हें अपने मन की ख्वाहिशें भी बतानी थी कि दादी हाँ, ने जो तुम्हारे लिए हाँ, कहा था। बेटा, पहले वो तो बताओ कि दादी ने क्या कहा तुमको। जी। और सही में दादी जो उम्र में इतनी बड़ी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, दिल की ख्वाहिशें मुट्ठी में उम्मीद भरकर, दिल की ख्वाहिशें मुट्ठी में उम्मीदें भरकर, आत्मबल से लबरेज होकर हौसले की उड़ान भर, संकल्प की मशाल थामकर मंजिल पर तू निकल, आत्मबल के प्रकाश से राह प्रज्वलित कर, बस मंजिल पर नजर गड़ाए रख। अंतर्नाद की गूंज में आत्मबल का जोश जगा, मन के सूरज को सुलगा, आसमान को धरती पर झुका, सूरज को हथेली पर उठा, अरमानों की कश्ती पर होकर सवार, समुद्र के तूफानों को निगल, हालात की भट्ठी में तपकर तू कुंदन बनकर निखर, आत्म बल की शक्ति से किस्मत का तू सितारा चमका, किस्मत का तू सितारा चमका। बहुत सही कहा श्वेता ने। जो उसकी दादी ने, उसके माता पिता ने उसकी परवरिश करी थी, बहुत सही बोली। और फिर श्वेता अपनी दादी और पापा से बोली, उसने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। जानते हैं क्या बोली श्वेता? हमें श्वेता उसे हमें सुनते। हमें ऐसे लड़के से ब्याह नहीं करना जो लड़की को इंसान नहीं, महज खजाने की चाबी समझता हो। देखिए, मेरी नाटिका की श्वेता ने तो हिम्मत करके अपने मन की बात और सच्चाई कह दी, लेकिन हमारे समाज में ना जाने ऐसी कितनी श्वेता होंगी हर दिन ऐसी मानसिक पीड़ा से सहती हैं और चुपचाप मन के भीतर ही भीतर घुटती रहती हैं। आज मैंने देखा, जब लड़के की माँ श्वेता के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, तो शायद उस लड़के को पसंद नहीं आ रहा था और इशारे से कुछ ना कुछ अपनी माँ से आंखों आंखों में बात कर रहा था। इतने में श्वेता लड़के की माँ से बोलती है। वो हम श्वेता का उन्होंने परिचय पूछा था, तो श्वेता ने क्या जवाब दिया? श्वेता के मुंह से ही सुनते हैं। मेरा परिचय। पूछते हो तुम कौन हूं मैं, पूछते हो तुम कौन हूं मैं नारी हूं, सृष्टि का आधार हूं, दो अक्षर का शब्द हूं, जग की पालनहार हूं, सृष्टि की जननी हूं, ललित कलाओं की उद्गम हूं, मैं हूं सत्यम शिवम सुंदरम, भक्ति साधना और संयम। मेरा रूप, मेरा रूप अनदेखा ना करो, गौर से देखो, सौंदर्य की प्रतिमा हूं, कुदरत का करिश्मा हूं, अलग मिट्टी की बनी हूं, हर सांचे में ढल सक जाती हूं। मैं हूं आकर्षण, मृदुता, सौंदर्य का समागम, और मेरी हदें नहीं उकेर सकते, मेरी हदें
कण कण में विराजमान हूं, धरा से आसमान तक सृष्टि की प्रहरी हूं, गंगा की अविरल बहती धारा हूं, सागर सी गहरी हूं, मैं हूं गहन और पवित्रता का मिश्रण। मेरा परिचय समर्थ और सक्षम हूं, गुणों का भंडार हूं, स्वाभिमानी संपूर्ण पावन हूं, संस्कृति की शान हूं, प्रकृति का सौंदर्य हूं, संस्कारों की खान हूं। मैं हूं सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का संगम। मैं हूं सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का संगम। तो देखा आपने, सब श्वेता ने कितना बढ़िया कविता के सुनाकर लड़के की माँ के मुंह पर ताला लगा दिया। आखिर अनजान लोग क्यों किसी के सौंदर्य पर टिप्पणी करते हैं? यदि इंसान के बस में होता तो वह इंद्रधनुष के रंगों से और स्वर्णिम रश्मि से अपना निर्माण अप्सरा जैसा ना कर लेता? लोग दूसरे को परखने से पहले खुद को क्यों नहीं परखते हैं? अक्सर आपने समाज में देखा है कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरे की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि आगे ही आगे रहते हैं। और हमारे समाज में लड़का पैदा करने के बाद किसी लड़की की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस लड़के वालों को तो मिल ही जाता है। जब भी एक स्त्री दूसरी स्त्री को शारीरिक सौंदर्य जैसे पैमानों पर तौलती है और हीनता का अनुभव करवाती है, तो ऐसा लगता है नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसी एक स्त्री समुदाय के सशक्तिकरण के सारे प्रयास पर पानी फेर देती है। और जानते हैं श्यामल रंग लोगों को कितना पसंद आता है? अक्सर कुछ गोरे लोग भी कहते हैं, मेरा गोरा रंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे, हो मेरा गोरा रंग ले ले। तो दोस्तों, आज आपने हमारी कहानी देखी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आज लड़का अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत परेशान सा लग रहा था। मुझे लगता है हमारे समाज में नवयुवक ऐसी घटिया सोच नहीं रखते हैं। हम इसका दूसरा भाग शीघ्र ही आपके सामने 23 तारीख को लेकर आने वाले हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लड़का कोई ठोस कदम उठाएगा या लड़की की जिंदगी में कोई और दस्तक देगा। जानने के लिए थोड़ा सा तो इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा हमारे दूसरे भाग का, और हमारे साथ 23 तारीख को इसका दूसरा भाग देखने के लिए अवश्य जुड़िएगा। जुड़ना मत भूलिएगा। वैसे हम आपको याद कराते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी और ये पटकथा ज़रूर पसंद आई होगी। और हमने जो सामाजिक मुद्दे के बारे में बात रखी है आपके सामने, ये घर घर की कहानी है, और आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये कहानी तो इसके साथ भी हुई, ये कहानी उसके साथ भी हुई। और लड़का चाहे बिल्कुल उल्टे तवे जैसा काला हो, लड़की सबको बहुत सुंदर चाहिए है, गोरी चिट्टी, भले ही उसका नाक नक्शा तीखा ना हो, लेकिन बस कहते हैं ना, उजला भला, उजला रंग देखा और फिसल पड़े। तो यही हम जताना चाहते हैं। जी नहीं, श्वेत हो या श्यामल, दोनों ही रंग बहुत खूबसूरत हैं। और अब रश्मि, कुछ तुम बताना चाहोगी या कहना चाहोगी तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बिल्कुल दी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, वो माना कि बड़े शहरों में नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे देश के किसी कोने में, किसी गाँव में, किसी शहर में अब भी पनप रही हैं। और हमारा उद्देश्य बस ये है कि हम इन्हें लाएँ, ताकि ये जो लाइव वीडियोज़ हैं, जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई देखे और ये समझे कि हाँ, इस बारे में भी लिखा जा रहा है और अच्छा लिखा जा रहा है।
काफी अच्छा लिखा जा रहा है और श्वेताएं तो हर घर में आपको मिल जाएंगी अब। और दी, एक और चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो हमारे थिएटर का या हमारे जो प्ले का कहा जाए तो एक रूल होता है कि उसमें ये है कि आज हमारी जो दो कविताएं मैंने पढ़ी यहाँ पर, एक तो मेरा परिचय और फिर दिल की ख्वाहिशें, ये दोनों ही स्वरचित कविताएं थी डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी की। डायरेक्शन इनका था आज के प्ले का, और जो पटकथा भी इन्होंने ही लिखी थी। और आगे भी जो प्लेज हैं वो अभी जो आने वाला इसका दूसरा भाग है उसका भी पटकथा डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी ने लिखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इन कहानियों को हम तक पहुंचाने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस कहानी का हिस्सा बनी। और बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी आपका। आपके जो और शब्द हैं, मैं भी कविताएं। धन्यवाद करना चाहूंगी हम दोनों की तरफ से, जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, संजय हाँ कुमार गुप्ता, गरिमा, अर्चना जैन, जी, जूही गरिमा और सुल्तान, गरिमा हाँ, सुल्तान कपूर जी भी हैं। वो बहरीन से हमारे साथ जुड़ी, और अनु मेरी सर भी सहेली हैं। रीता भी जुड़ी, वो कलकत्ता से जुड़ी। और जो भी अच्छा। हमारे साथ में जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, आप अपने, गायत्री जोशी दी का भी नाम आपने लिया। गायत्री जोशी दी, निवेदिता रॉय हैं, अनूप जालान हैं, हाँ और हाँ फिर हाँ, वो, सतेंद्र सेठी जी हैं, जूही अच्छा, गुप्ते हैं। तो तो ये सभी सब लोग जो हमारे हमारे साथ सीनियर्स हैं जुड़े, दी, सब हमारे बिल्कुल सब। असल में हम अपना पढ़ने में ज्यादा बिजी थे, इसलिए हमने देखा नहीं हाँ, कौन कौन जुड़ा था, कुछ नाम और मैंने देख वैसे लिए भी थे। और वैसे भी दी, नाटक के दौरान ना कमेंट हम पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि हाँ, हम जैसा आपने कहा डूबे रहते हैं डायलॉग्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और और दी, इसी एक और चीज तरह। था हाँ, मुझे, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, माफ कीजिएगा, कि नहीं कोई बात नहीं। जो दो गीत आपने गुनगुनाए वो भी हमने फिल्मों से लिए हैं। और हुँ, कविताएं तो जैसा मैंने बताया है वो स्वरचित हैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी की। दी, अब आपका मंच है। बस हम यही धन्यवाद करना चाहेंगे कि सब लोग हमारे साथ में आके जुड़े, और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप नीलम सक्सेना का हम जी। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनके हम लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत तरह-तरह के कार्यक्रम लेके आते हैं। और ये ऑनलाइन नाट्य वाचन हम लोगों ने पिछले महीने से शुरू किया है और लोगों को पसंद भी आया है। तो आप अपने इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी और मुद्दे के ऊपर भी आप हमको चाहते हैं कि हम लेके आएँ, तो हमें वो भी बताइएगा। हम ज़रूर उसी तरह का नाटक लेके आएँगे आपके सामने। और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत धन्यवाद दी। नमस्कार। और एक छोटा सा बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे आपने बार बार याद दिलाया नीलम सक्सेना दी के पेज का, तो इस पेज का बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी करना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि कला की जो देवी है सरस्वती माँ का जो रास्ता है वो नीलम सक्सेना पेज यानी लिटरेरी वॉरियर ग्रुप ने ही हमें दिखाया है। तो नमन उनको और इस पटल को। तो शुभ रात्रि हम शुभ दोनों की रात्रि। तरफ। फिर मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।